2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बिजनौर के नजीबाबाद में ग्राम वंश गोपालपुर उर्फ चौकपुरी के दर्जनों की तादाद में ग्रामीण एकत्र हुए और अपने गांव के मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण होने की शिकायत तहसीलदार नजीबाबाद को दी। उस निर्माण को ग्रामीणों ने अवैध निर्माण कहा। ग्रामीणों ने बताया कि ये निर्माण अवैध रूप से हो रहा है। इस जमीन पर निर्माण होने से मुख्य मार्ग बहुत छोटा हो जाएगा, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज तहसीलदार नजीबाबाद को सभी ग्रामीणों ने एकत्र होकर ज्ञापन सौंपा और अपने शिकायती पत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चलो बोलो। आज सब वंश गोपालपुर के लोग उप जिलाधिकारी महोदय नजीबाबाद को प्रार्थना पत्र देने के लिए आए कि हमारे मुख्य रास्ते में कॉलोनी काटने वालों ने अवैध निर्माण करके रास्ता बहुत छोटा कर दिया है, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसमें बड़े वाहन का आवागमन का रास्ता बिल्कुल छोटा हो गया, संकरा रास्ता हो गया। उस संदर्भ में हम एडीएम साहब के कार्यालय में समस्त ग्रामीण वंश गोपालपुर ग्राम चौकपुरी तहसील व थाना नजीबाबाद में यहाँ उपस्थित हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार तारानगर विधानसभा क्षेत्र के 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई के लिए शुरू हुए कार्य पर बुधवार आने वाली खुशियों का उल्लास साफ नजर आ रहा है। तारानगर विधायक बुढ़ानिया अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैया डुंडा सोसीसर में पंपिंग स्टेशन के पास शुरू हुई नहर विस्तार के कार्य का अवलोकन किया। इस मौके पर विधायक बुढ़ानिया ने चल रहे अर्थ वर्क के दौरान स्वयं ट्रैक्टर चलाकर किसानों श्रमिकों का उत्साह बढ़ाया। नहर विभाग के अधिशासी अधिकारी कृष्ण सांगवान ने कहा कि 20 साल में नहर के नाम पर कहीं पर एक ईंट भी नहीं लगी है, लेकिन विधानसभा बुढ़ानिया 20,000 भूमि सिंचाई के लिए कार्य की शुरुआत करवा दी है। इस मौके पर प्रधान संजय कंसवा, एसडीएम मोनिकाल जाखड़, तहसीलदार विकास अधिकारी सीओ ओम प्रकाश समेत कई ग्रामीण उपस्थित रहे। पूरे राजस्थान में पिछले 20 सालों से एक भी फुट जमीन एक्स्ट्रा सिंचित रकबा नहीं बढ़ा। उसके बावजूद भी 3 साल पूर्व माननीय विधायक जी ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 एकड़ जमीन का सिंचित होना इस सरकार के पहले बजट में घोषणा करवाई, जिसकी आज क्रियान्वित हो रही है। और नहर सरदारसर माइनर में आज रैया टुंडा के पास पंप हाउस के पास नहर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसका माननीय विधायक जी नरेंद्र जी बुढ़ानिया के नेतृत्व में पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ अवलोकन किया गया और संतोष जाहिर किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तारानगर विधानसभा क्षेत्र पर विधायक जी की मंशा के अनुरूप जो ये महान कार्य किया गया है वो आज मूर्त रूप ले रहा है। और आशा है कि आगे भी ये निरंतर कार्य माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार के तहत चलता रहेगा और आगे और सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा, ऐसी हमारी आशा ही निपूर्ण विश्वास है। आज विधानसभा क्षेत्र तारानगर ब्लॉक की 33 पंचायतें, सरदारसर तहसील की 9 पंचायतें और राजगढ़ तहसील की 15 पंचायतों के लोग आज हम सब इकट्ठे हुए और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने बजट में 20,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित घोषित किया, जिसको बीजेपी के शासन में काट दिया गया था। और आज उसी के निरीक्षण के लिए आए हैं। काम चालू हो गया, विभाग ने हमें बुलाया है कि आइए देखिए आपका काम चालू है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये झूठी घोषणाएं हैं,
ये कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि पहले भी जो है कई एमएलए का चुनाव लड़ चुके जो इस नहर के नाम पर कई एमएलए बन गए और उन्होंने जो है झूठी जो है वो डंडी मंडी लगा करके वोट हासिल कर लिए। लेकिन हमने झूठी डंडी मंडी नहीं लगा करके सच्ची में डंडी मंडी लग रही है वो आज हम सब लोगों ने, आप लोगों ने, मीडिया ने, सारे तहसील के लोगों ने, विधानसभा के लोगों ने देखा है। शानदार काम चल रहा है, अच्छे हमारे ठेकेदार हैं और समय से पहले जो है हमारे इसे जो है सिंचाई की नहर का पानी कम पूरा होगा नहर का। वहीं पिछले कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश भर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं। इसी कड़ी में बड़नगर में भी शासकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। प्लांट को स्थापित किए हुए 6 माह बीतने के बाद भी ऑक्सीजन प्लांट प्रशासकीय अटकलों की वजह से शुरू नहीं हो पाया था, जिसका बुधवार को विधायक मुरली मोरवाल द्वारा लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि ये प्लांट विधायक निधि के 58 लाख रुपए से निर्मित हुआ है, जिसका लोकार्पण बुधवार को किया गया। आज मैंने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण यहाँ पे करा है, क्योंकि ये 6 महीने से बन के तैयार था, कुछ न कुछ कारणों के आगे बढ़ता जा रहा था। जब ऑक्सीजन प्लांट का आज हम लोगों ने लोकार्पण करके, क्योंकि हमें डर है कि तीसरी लहर हमारे बड़नगर के अंदर नहीं आए, बड़नगर तहसील में नहीं आए, इसके लिए हमने 75 लाख रुपए की राशि ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर, मशीनें, वाईफाई मशीनें, ये सब मैंने विधायक निधि हॉस्पिटल के अंदर मैंने मशीनें दी है। और दूसरी सौगात मैंने भाटपटलाना में एम्बुलेंस और एक बड़नगर के अंदर नगर पालिका में दूंगा और वो चलेगी गीता भवन के अंदर एम्बुलेंस, वो भी मैंने आज घोषणा करी है। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी काम प्रगति पे चले और जो ये ऑक्सीजन प्लांट है इसके 20 बड़े सिलेंडर मैंने यहाँ पे दिए हैं, ताकि 4 हॉस्पिटल बड़नगर में है प्राइवेट, उनको भी ऑक्सीजन हम यहाँ से दें। मशीन जो फैक्ट्री हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट हम यहाँ से दें, ताकि ये जो हमारी जो समिति है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा राशि एकत्रित हो और एकत्रित होकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसका नाम चले रोगी कल्याण समिति का, और इसके माध्यम से सब रसीद कटेगी और वो यहाँ से ऑक्सीजन प्लांट भराएंगे। ये आज हमने इसका लोकार्पण करा है। और सोनोग्राफी मशीन भी मैंने यहाँ पे 8 लाख की थी, वो भी मैंने यहाँ पे मंजूर करा दी है। वो भी 1 महीने के अंदर सोनोग्राफी मशीन भी हॉस्पिटल के अंदर लग जाएगी। ये आज मैंने मंच के माध्यम से घोषणा करी है। ओबीसी आरक्षण का पेच फंसने से पंचायत चुनाव रद्द हो गया है। कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव को मजाक बनाया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत का चुनाव 6 जनवरी को होना था, लेकिन ओबीसी आरक्षण की पेच फंसने से चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी आयोग और वर्तमान सरकार से नाराज हैं। वहीं कांग्रेसियों द्वारा पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को जमानत राशि के साथ साथ उनके प्रचार प्रसार में हुए खर्चे को भी वापस करने की मांग कर रही है, जिसको लेकर विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा मुख्यालय में पूर्व विधायक मधु भगत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। निश्चित तौर पे ये वर्तमान में जो अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, आरक्षण को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के चुनाव रद्द होने तक उसके पूर्व में जो घटनाक्रम हुई उसको हम जनता तक बात रखना चाह रहे थे धरना प्रदर्शन के माध्यम से। और निश्चित तौर पे ज्ञापन के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल को श्री कलेक्टर महोदय के द्वारा पहुंचाना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस वक्त जिस प्रकार का खेल गरीब जनता के साथ, जनप्रतिनिधि के साथ और छोटी त्रिस्तरीय पंचायती राज जो जनता के सीधे गांव के विकास से जुड़ा होता है उनके साथ मजाक बना के रखा हुआ है। इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का आज माहौल है, महंगाई को लेकर देखें तो परेशान, कोरोना को लेकर देखें तो परेशान, किसान को लेकर देखें तो परेशान, शिक्षा को लेकर देखें तो परेशान, बेरोजगारी को लेकर तो परेशान। ऑलरेडी परेशानियों में इतनी पहले से लगी हुई थी, उसके ऊपर से
जब अच्छी तरह पता था माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि 2019 में चुनाव का आरक्षण हो चुका है, निश्चित तौर पे उसमें ओबीसी वर्ग भी था, उसमें सभी सामान्य जितने जाति वर्ग के सभी लोगों को मौका दिया गया था। हमारी मांग थी कि 2019 का जो आरक्षण प्रक्रिया हुई है उसके ऊपर चुनाव कराएं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी को डर का खतरा, इतने सारे उन्होंने बवंडर कर चुके थे, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर कोरोना काल से लेकर भ्रष्टाचार, कि उन्होंने माननीय कमलनाथ जी के आरक्षण को माना नहीं और उसको कोविड का एक बहाना दे करके उन्होंने उसको तत्काल रूप से उसको 1.5 साल का बहाना दे करके उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। अध्यादेश लागू करके 2014 का अध्यादेश जो हमारा अध्यादेश था 2014 को लागू करके उन्होंने चुनाव के रूप में फिर से प्रस्तुत कर दिया। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर के ऑलरेडी केस के ऊपर इसके आदेश आ चुके हैं। तो न्यायालय में जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हमारे जो जितने भी पिटीशन लगाने वाले जो चंद लोग हमारे थे भारत देश के, मध्य प्रदेश के, उन लोगों ने पिटीशन जब लगाई तो ओबीसी को रोक दिया गया और जो बचे हुए जितने जाति वर्ग के थे उनका चुनाव कराने की बात कर रही। ये क्या संभव था? इतनी सारी नोटंकी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को अच्छी तरह पता था कि ये मामला पेच फंसेगा और चुनाव रद्द होंगे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं पे जनप्रतिनिधि, छोटे जो पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, इनके मान सम्मान, धन सबको हानि पहुंचाया और जनता को एक आचार संहिता के माध्यम से एक प्रोग्रेसिव मार्ग को रोकने का काम किया और इस प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारी मांग है। पहली बार बढ़िया कार्यक्रम परसवाड़ा ब्लॉक में। वैसे तो परसवाड़ा ब्लॉक में बरसों से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रही है, चाहे विधायक रहे चाहे न रहे। आज फिर मैं बरसों बाद आया, मैंने देखा कि यहाँ विधायक या सरकार का कांग्रेस का कार्यकर्ता तो कैसा एकता से रहना चाहिए, ये पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परसवाड़ा ब्लॉक से सीखना चाहिए और मुझे आज फिर सीखने मिला है। और आज जो सरकार ने जो नाकामी की है, सरकार जो 7 साल से 2 साल से बेवकूफ़ बना रही है पब्लिक को पंचायत राज के चुनाव को लेकर। 1993 में जो पंचायत राज लागू शिवराज सिंह सरकार ने की थी, जो पंचायतों को पंचायत के नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों को अधिकार देने का काम कांग्रेस के दिग्विजय सिंह सरकार ने किया था, उसी परिपाटी को शिवराज सिंह सरकार ने बदलने का काम किया। जबकि ये परिपाटी एक चुनाव एक आरक्षण, इसके तहत कमलनाथ जी ने 2019 में लगभग 1200 पंचायत मध्य प्रदेश में नई बनाई, 1200 पंचायतों का परिसीमन हुआ, सबका आरक्षण हुआ। वो आरक्षण हुआ रोटेशन के तहत, 1993 के नियम के तहत। उसके आधार पर उनकी सरकार चलेगी। सरकार जब बीजेपी की आई तो इनका काम था कि 2019 के आरक्षण का चुनाव करा दो या फिर नए सिरे से पूरा आरक्षण कराने के बाद चुनाव करा दो। उन्होंने वैसा करने के बजाय 2014 के आरक्षण पर चुनाव कराने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी के हमारे राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा जी, एक हमारे जाफर साहब, एक और व्यक्ति जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, वो भी कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर उनने ओबीसी आरक्षण की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो रोटेशन है, जो 2019 का 93 का नियम कानून है, उसके आधार पर चुनाव होने चाहिए, 2014 पर नहीं होने चाहिए। इस कारण वो कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने जब जवाब सरकार से मांगा कि भाई आपके खिलाफ चुनाव के खिलाफ आपने संवैधानिक तरीके से आप चुनाव नहीं करा रहे, आप पुराने नियम को तोड़कर 2014 के नियम में चुनाव करा रहे हैं, क्या कारण है? तो सरकार ने 2014 के कानून पर, पुराने कानून पर जवाब देने के बजाय कह दिया कि हम ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो अपनी बात में फिर सरकार फंस गई। जो सरकार ने अध्यादेश लाई थी 1993 के चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर, उसी अध्यादेश को फिर सरकार ने वापस भी इतनी बेशरम सरकार बैठी है। उनको ये भी नहीं समझ में आता कि पब्लिक देख रही है, पब्लिक को कितना छल है।
आज जिला बिजनौर में अखिल भारतीय जाट महासभा ने जाट सम्मेलन का आयोजन किया। राजमिलन बैंकेट हॉल में बिजनौर में सम्मेलन किया गया, जिसमें भारी संख्या में जाट समुदाय की जनता नजर आई, जिसकी अध्यक्षता चौधरी प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ है। आपको बता दें कि ये पूर्व विधायक रह चुके हैं। मुख्य अतिथि चौधरी युद्धवीर सिंह, विशिष्ट अतिथि विक्रम देशवाल, मोहित तोमर, प्रशांत चौधरी, सभी वक्ताओं ने अपने समाज के हित में विचार रखे, अपने समाज को जागरूक किया। ये सम्मेलन किसी एक पार्टी विशेष का नहीं था, बल्कि ये जाट सम्मेलन अपने समाज को जागरूक करने के लिए था। नहीं, ये गद्दारी होगी। हम बड़े हल्के में लेते हैं। ये नहीं समझना कि मैं किसी पार्टी की हूं। मैं वो बता रहा हूं जो हुआ। मेरी आदत है, मैं ना एक अक्षर किसी को बढ़ाता हूं ना घटाता हूं। जो डिजर्व करता हूं उसको उतना देता हूं, चाहे मेरा विरोधी हो। अभी मैं गया, इस आरक्षण में मेरी बात सरकार से चल रही थी, तो सरकार मुझे कह रही थी, मैंने कहा मैं तुम पे, तुम्हारी जुबान पे भरोसा नहीं करता। धर्मवीर ने कहा, फरवरी 2015 में नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने जाटों का नमक खाया, मैं जाटों को आरक्षण दूंगा। समाज में इससे बड़ी कमिटमेंट नहीं होती। अगर कोई आदमी पंचायत में ये कहे कि मैं आपका ऋणी हूं और पूर्ण होऊंगा, जैसे गुप्ता जी ने किया था काम, लेकिन मोदी कह के भूल गया। मोदी तो कहता है भूलता। और एक दिन 2017 में मेरे साथ 10 लोग और थे। अमित शाह मुझे कहने लगे, मेरी मूंछ का बाढ़ ले जाओ। मैं वायदा करता हूं आरक्षण दूंगा। बाढ़ को लाया थोड़ी जाता, कहना बहुत होता। अब वो जब मुझे कहने लगे, मैं कहने लगा, तुमने मेरे को मेरी बिरादरी के सामने 2 दफे झूठा करार दे हुआ। एक दफे मैंने नरेंद्र मोदी पे भरोसा किया और दूसरी दफे आप पे भरोसा किया। वैसे तो एक दफे भरोसा करके दोबारा किसी झूठे पे यकीन नहीं करना। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो वही अगली खबर जबलपुर से है, जहां चतुर्थ राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि कोतमा में हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर आयोजक सचिव देवशरण सिंह ने बताया कि चतुर्थ राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले के नगर कोतवा में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह, मुकेश साहू महासचिव इंडियन ताइक्वांडो यूनियन के मुख्य अतिथियों ने किया है। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथियों द्वारा CDS विपिन रावत और शहीद सैनिकों को दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनका भी स्वागत है। वहाँ पे हमारे पत्रकार राज्य में ये हमारा नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप होने जा रही है। इसमें पूरे भारतवर्ष से कम 200 से 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, 8 राज्यों से। और ये
एक हमारा ये चौथा नेशनल होने जा रहा है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मध्य प्रदेश ताइक्वांडो यूनियन की तरफ से ये राजकुमार यादव जी और देव सरन जी के द्वारा ये प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे करीब 300 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। हम चेष्टा कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को सुख सुविधा बढ़िया से दिया जाए। मौसम परिवर्तन के कारण ठंड पड़ रही, तो इस पर आपके द्वारा खिलाड़ियों को क्या सुविधा दी जा रही है? ठंड के लिए हम लोग को जितना भी ब्लैंकेट वगैरह जो भी है, कंबल वगैरह सभी चीज़ दिया जा रहा है ताकि बच्चों को कोई तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ये खिलाड़ी आगे चल के कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे? ये खिलाड़ी अगर अभी अच्छा खेलते हैं तो आगे चल के नेशनल लेवल तक हम लोग कोशिश करेंगे। चलेगा। कहाँ से बच्चे आएंगे यहाँ पे? ये आयोजन 30 तारीख से शुरू हुआ है और 30-31 तक 2 दिन चलेगा और कई जगह से बच्चे आए हैं, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा मध्य प्रदेश सभी राज्यों से बच्चे आए हैं। कितने बच्चे आए हैं लगभग यहाँ पे? 3-3.5 उनके लिए क्या व्यवस्था है, रहने खाने की व्यवस्था किस तरह से कैसे कराया गया है इसके लिए? कुछ कहीं होटल बुक्स किए गए हैं और सारा मंगल हवन है, रैन बसेरा जहाँ बच्चों का। आप खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? खिलाड़ियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपना ये सब दर्शक हमारे दिमाग में और खेल को खेल भावना से खेलना और उनके उज्जवल भविष्य में कामना करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा, मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। कोतमा नगर छोटी से कह सकते हैं क्योंकि आज चूंकि राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता होकर सिद्ध हो गया कि छोटा नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? मुझे हार्दिक प्रसन्नता है जी कि कोतमा जैसे नगर में जी यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा ये पूरे ऑल इंडिया स्तर की एक प्रतियोगिता रखी गई। इसके लिए मैं यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कोतमा एक विकासशील नगर है। यहाँ पर इस तरह के प्रतिभाओं को उभारने का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये भी मैं आशा करता हूँ कि जितने बाहर के लोग आए हैं सब यहाँ से खुश होकर जाए, किसी का कोई दिक्कत ना हो। यही मेरी शुभकामना है क्योंकि परसों से नया वर्ष आने वाला है। इसके लिए मैं कोतमा शहर के जितने जनप्रतिनिधि, हमारे जिला अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चाओं के अध्यक्ष के साथ कोतमा नगर के सभी व्यापारी भाइयों को मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि कोतमा नगर के सभी जनप्रतिनिधि, व्यापारी भाई दिनों प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना। सर एक बात, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही है, लेकिन हमारे कोतमा नगर में जैसे बताया जा रहा है कि खेल की बढ़ावा जो असुविधाएं होती है, एक खेल अधिकारी के जो प्रतिनिधि होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, खेल की कुछ कमियाँ हैं। जी हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है जी। होशंगाबाद के एक यादव लड़का जी बिल्कुल, बल्कि हाल दुनिया पे ओलंपिक में प्रथम आया। जी बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें DSP का नौकरी दिया। जी बिल्कुल। 1 करोड़ रुपया दिया और प्रोत्साहित करने के लिए जी। और भोपाल में जहाँ भी चाहें उनको रहने के लिए मकान की सुविधा दी गई। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी आगे बढ़ें, बच्चे आगे बढ़ें और उनको प्रोत्साहित किया जाए। प्रोत्साहन के लिए राशि प्रदान किया गया। मैं भी चाहता हूं कि हमारे ज़िले के अनुकूल, चाहे कोतमा, जैतारी, पुष्पराजगढ़ और बिजली कहीं के भी हो, यहाँ की प्रतिभाएँ आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। और वहाँ पे मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल अकादमी का निर्माण किया गया है भोपाल में। जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो खेल के क्षेत्र में आगे आते हैं, उन्हें वहाँ निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है और 4-5 साल तक ट्रेनिंग देकर ओलंपिक आदि में भाग लेने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीलीभीत आगमन से पहले ही समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय को प्रशासन द्वारा बंद कर पुलिस पर पहरा लगा दिया गया। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय बंद करने के विरोध में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जिला कार्यालय पहुंचे, प्रशासन के सामने अपनी बात रखी कि हमारा कार्यालय बंद क्यों रखा गया है। साथ ही मोदी योगी के विरोध में नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अंग्रेजों का शासन चल रहा है और ये अंग्रेजों का शासन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने
गिरफ्तार किया। मेरा नाम संदीप सक्सेना है, मैं यहाँ शहर अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पर रूटीन जो कार्य समाजवादी पार्टी के है उस पर हम लोग करने आए थे, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से पुलिस का पहरा है, हम लोगों को अपने कार्यालय में जाने से रोका जा रहा है। हमारे जिलाध्यक्ष को कहीं पे नजरबंद कर दिया गया है। तो हम लोग किसी विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं, लेकिन हम लोग अपने जिला कार्यालय में आए रूटीन कार्य के लिए, लेकिन इस प्रकार से पुलिस का पहरा लगा दिया गया, इससे हम लोग आक्रोश हैं और हम लोग किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। जनता, उत्तर प्रदेश की जनता योगी का विरोध कर रही है, जमकर विरोध कर रही है। हम लोगों को तो केवल अपना रूटीन कार्य करना है और रूटीन कार्य करने के लिए अपने जिला कार्यालय आए थे, लेकिन यहाँ ताला पड़ा हुआ देखा, पुलिस ने हम लोगों को जाने से रोका है। जैसा कि आपका जिला कार्यालय प्रशासन द्वारा बंद किया गया, तो कुछ क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? ये बिल्कुल एक प्रकार से देखा जाए तो ये निरंकुश सरकार हो चुकी है। हर जगह पर तानाशाही कर रही है, लोगों को संवैधानिक अधिकारों से रोका जा रहा है, हम लोगों को अपने अधिकारों से रोका जा रहा है। सरकार पूरी तरह से डर चुकी है, ये बताता है कि सरकार का मनोबल गिर चुका है। आप जो घेर रखा है, कुछ लोग बंद किए हैं, क्या पूरा मामला? हमारा कहना सिर्फ ये है कि आज हमारे पास जिलाध्यक्ष जी का फोन आया अभी 2 घंटा पहले, उनको कहीं नजरबंद कर दिया पुलिस ने। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग समाजवादी पार्टी पे इकट्ठा हो रहे हैं, कार्यकर्ता लोग, और पुलिस हमें रोक रही है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी हुकूमत जो तानाशाही के दम पे अपना प्रदेश चला रही है उसके खिलाफ है, ऐसी सोच के खिलाफ है। ये मोदी और योगी देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं, और ये मानसिकता इनकी जो है मोर्चेबाजी मानसिकता हम लोगों पर नहीं चलेगी। हमारे अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है उनका स्पष्ट कहना है कि हम लोग गांधीगिरी से राजनीति करेंगे, देश को गांधीगिरी से चलाएंगे। जैसा कि पता लगा था आपने विरोध करने वाले थे आज। हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि आप हम लोगों को क्यों अनावश्यक तरीके से परेशान मत करिए। जो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी का रूटीन वर्क है, उसको करने में क्या कानून चाहती है। पुलिस प्रशासन जिस महादाती के साथ आज बुलाने के रूप में काम कर रहा है, ये हमें पसंद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो लोग जनता के साथ हैं, उनका काम करें। वहीं अगली खबर बाराबंकी से है, जहां विधानसभा कुर्सी क्षेत्र से लगातार संघर्ष कर रहे सपा पार्टी के दावेदार उवैद चौधरी मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा केवल उत्तर प्रदेश की जनता को अब तक गुमराह कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे दिन लाने के झूठे वादे करते रहे हैं। वहीं महिलाओं ने भी भाजपा सरकार पर नाराजगी जताई, कहा महंगाई की मार से गरीब मजदूर किसान परेशान है। चौधरी जी ने दावा करते हुए कहा कि यूपी का विकास पूर्ण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा करेंगे। अब वादे के साथ कहा कि हर विकास की बात होगी और हर विकास को यहाँ संभव करें। को याद होगा कि हमारे अजीज नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 5 साल तक हर गरीब आदमी को राशन फ्री दिया जाएगा, गांव सड़क अस्पताल का काम पहली उसमें किया जाएगा, पहली कैबिनेट में इसकी तरजीह दी जाएगी। अच्छा, क्षेत्र में कौन कौन से लोग सपा में जुड़ रहे हैं? क्या किसी प्रकार की कोई आज तक हमारे जब टीम द्वारा हमारे द्वारा जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, लगभग 100-150 हर गांव के लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो बीजेपी से हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं। जो एक आम आदमी है जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक अभी तक नहीं था, वो भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा लगातार जो है सपा पर निशाना साधते हुए अभी फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि सपा की जो लाल टोपी खतरे का निशान बताया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो खतरे का निशान तो है ही है, खतरा उनके लिए है। 2022 में वो कुर्सी से उतर रहे हैं योगी जी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। इसी बात का खतरा उनको है, और ये आभास हो चुका है उनको भी कि सरकार समाजवादी की बनने जा रही है 2022 में पूर्ण बहुमत। बसपा का झांसी के मऊरानीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने भाजपा को झूठी पार्टी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार को ब्राह्मण की हत्यारी बताते हुए ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश की। तो वहीं मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ कम जुटने के से अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी थी। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को नवीन मेला ग्राउंड पर बहुजन समाज पार्टी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजित किया गया। वहीं कार्यकर्ता
कार्यकर्ता सम्मेलन में मंडल के 9 विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों को कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको धमकाते थे, डराते थे, आए दिन धमकाने का काम करते हैं, मंच से खड़े होकर के कहते हैं, और तो और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के कहते हैं कि भयभीत हो हमसे डरो, क्योंकि हमारे पास बुलडोजर है और हम बुलडोजर लेकर के आ जाएंगे। और इस तरह से लोगों को डराने का, धमकाने का काम वो आए दिन करते रहते हैं। लेकिन उनको ये मालूम शायद नहीं कि बुलडोजर जो वो दिखाने, डराने, धमकाने का काम करते थे, वो वक्त लग गया। अब तो बुलडोजर की चाबी, बुलडोजर का स्टीयरिंग और वो एक बटन के रूप में अब की बार आम जनता के हाथ में आ गया है। और वो लोग हाथी का बटन दबा करके उस बुलडोजर को घुमा करके और इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसके ऊपर चलाने का काम करेंगे और उनको यहाँ से विदा करने का काम करेंगे। भाइयों, कितना झूठ बोल सकता है कोई, कितना झूठे वादे कर सकता है। अगर इसका कोई कंपटीशन हो जाए, पूरा विश्व स्तरीय कंपटीशन में, अगर आप प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व स्तरीय कंपटीशन करा लीजिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें नंबर 1 आएगी और हर जगह नंबर 1 पाएगी। क्योंकि वो आपको इतने झूठी बातें करके, झूठे लोहाने सपने दिखाने का काम करते आए हैं, आगे भी करने का काम करेंगे, वोटों के लिए करते हैं। और उसके बाद आप जब वादा तो कर देते हैं, फिर वादा खिलाफी तो डंके की चोट में करते हैं। क्या क्या वादे नहीं किए थे इन्होंने? 15,000 सबके खाते में चले जाएंगे। एक भी व्यक्ति के हाथ में गया हो 15,000 तो हाथ उठा करके बता दे कि 15,000 रुपए उसके खाते में जमा हो। किसी के खाते में नहीं गए। बाद में कहते क्या है, अरे ये तो एक जुमला था, और उसके बाद बात खत्म कर दी। नौजवान लोगों से, बेरोजगार लोगों से कहा कि तुम हमारे साथ में आ जाओ, हमको वोट देने का काम करो और हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, हम तुमको 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, तुम हमारे साथ में आ जाओ, वोट देने का काम करो। भोले भाले नौजवान साथी, बेरोजगार साथी, उन्होंने सोचा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो कि एक चोंगा पहने हैं महात्मा का, और तिलक तो नहीं लगाते हैं, खैर तिलक न लगाने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ एक बिंदी लगाएंगे, तिलक नहीं लगाते हैं, न चुड़ैया धारण करते हैं, न जनेऊ पहनते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में ये सब चीजें होती हैं और उनके यहाँ ये सब नहीं होता है। लेकिन वादे तो करे थे कि आप आइए, लोगों ने सोचा, भरोसा कर लिया, और उसके बाद क्या दिया इन्होंने? क्या देने का काम किया? 2 करोड़ नौकरियां सालाना लेने का काम किया। हाँ, बोलिए, क्या पूछ रहे थे? बहन जी को चैलेंज किया है कि वो ठंड में बाहर नहीं निकलेंगे। क्या कह रहे हैं? अमित शाह ने कहा है कि बहन जी बाहर नहीं निकल रही, और जब निकलेंगी तो बाद में कहीं हाँ, क्या कह रहे हैं? अमित शाह जी ने कहा है कि बहन जी ठंड के कारण बाहर नहीं निकल रही है, बाद में अगर निकलेंगी तो बाद में कहेंगे कि हमें प्रचार नहीं करने दिया गया। देखिए, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं, ये सब लोग जो बातें कर रहे हैं वो परेशान होकर के और इसलिए दुखी होकर के कर रहे हैं कि जो जन सैलाब आ रहा है आज उत्तर प्रदेश में, हम लोगों की मीटिंग में, वो ये दिखा रहा है कि जब बहन मायावती जी निकलेंगी और हर जिले में जाने का काम करेंगी, हर जिले में जाने का काम करेंगी, तो उसके बाद किस तरह का तूफान आएगा वो उनको मालूम अच्छी तरीके से, और इसीलिए घबरा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं वो सरकारी धन बल के साथ में इतने लोग तब भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं जितने कि हम लोग यहाँ खुद अपने आप चल करके आते हैं। ये परेशानी है। आप कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कोरोना गाइडलाइन का पालन करती है, बीजेपी कह रही है कि मायावती 2 साल से क्वारंटाइन है। वो कितने साल से क्वारंटाइन है ये भी तो पूछ लीजिए उनसे। और 9 अक्टूबर को शायद वो आंख में पट्टी डाले हुए थे क्या, जब 5 लाख लोगों को संबोधित कर रही थी बहन मायावती जी। 7 सितंबर को आंख में पट्टी बांधे हुए थे, जब वो दिख नहीं रहा था क्या, तो चश्मा ठीक कर लें अपना और उसके बाद फिर बात करें।
आज जोबट नगर के व्यापारी प्रतिनिधि मंडल जिसमें फल व्यापारी, पान व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, किराना, अनाज, मोबाइल, बर्तन व्यापारी सहित होटल व्यापारी, जनरल स्टेशनरी और कटलरी व्यापारियों ने जोबट विधानसभा सुलोचना रावत से मुलाकात कर अपनी समस्या बताते हुए कहा कि जब से नगर में बसों का आवागमन बंद हुआ है तब से व्यापार थम सा गया है। नया बस स्टैंड नगर से दूर होने पर महिलाओं एवं बुजुर्गों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शे वाले मनमाना किराया वसूलते हैं। व्यापारियों द्वारा ऐसी अनेकों समस्या बताते हुए विधायक से इसके निराकरण हेतु मांग की गई, जिसमें विधायक ने तत्काल व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करते हुए बसों का आवागमन फिर से पुराने बस स्टैंड जोबट में चालू करवाने के लिए आश्वासन दिया। संघ के सभी जनता आई मेरे पास और मैंने एसडीएम साहब शामवीर सिंह को मैंने बोला कि भाई यहाँ के लोगों का असुविधा हो रही है, दूर पड़ता बस स्टेशन, इसके कारण वहाँ से 4 भुजा चौराहे से वापस बस हमारे भाइयों को उतार के, भाई बहनों को उतार के वापस बस स्टेशन पे आके खड़ी होगी और हमारे लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी, बस जनता को। हमारे जोबट नगर का प्रतिनिधिमंडल, व्यापारी प्रतिनिधिमंडल हमारे विधायक महोदय सुलोचना रावत जी से मिला और उन्होंने अपनी बहुत सारी समस्या रखी। विधायक महोदय ने तत्काल एसडीएम शामवीर जी से बात करके तत्काल समस्या हल करवाई। व्यापारी मंडल में खुशी है और जो ग्रामीण क्षेत्र से हमारे जो आदिवासी भाई बहन जो आते थे और नगर के बाहर बस स्टैंड दूर है और वहाँ से उन्हें आने जाने में परेशानी होती थी और बस पुराने जो बस स्टैंड है वहाँ तक नहीं जा पा रही थी। आज विधायक महोदय ने ये समस्या हल कराई। आज हमारे ग्रामीण भाइयों में भी हर्ष है। दाहोद रेल रोलिंग स्टॉक कारखाना में कार्यक्षमता, गुणवत्ता और कार्यदक्षता में इजाफा हो, कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिले, इस आशय से रेल सप्ताह के चलते 155 कर्मचारियों को अवार्ड से नवाजा गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी अंग्रेजों द्वारा निर्मित 1926 में दाहोद के रेल रोलिंग स्टॉक कारखाना में रेल सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में किया गया। कारखाने में सही गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन अधिकाधिक हो, कर्मचारियों की हौसला फजाई हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य कारखाना प्रबंधक विनय कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 150 उपरांत कर्मचारियों को अवार्ड सहित सर्टिफिकेट आदि द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जी सर, आज दाहोद कारखाना के कर्मचारियों जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था 2020-21 में, जिसकी वजह से दाहोद कारखाने का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहा, उन सभी कर्मचारियों को जिनमें 155 कर्मचारियों के नाम हैं उनको अवार्ड तथा मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया। यह उनके प्रोत्साहन तथा अन्य जो कर्मचारी हैं वो भी प्रोत्साहित हों, उनके लिए हर एक साल रेल सप्ताह मनाया जाता है जिसमें कि अवार्ड और मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है रेलवे में। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।